Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's topic, we will discuss upon advantages of vertical combination. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ द वर्टिकल कॉम्बिनेशन. दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसको हमने वर्टिकल कॉम्बिनेशन या वर्टिकल इंटीग्रेशन का नाम दिया था, जिसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को मैंने डिस्कस किया था. इसके साथ साथ इसके कॉजेस और इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर वर्टिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो किया जाता है. और इसके दो टाइप्स, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये भी मैंने आपसे कंप्लीटली डिस्कस किए थे इन द प्रीवियस लेक्चर्स. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करने के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं फर्म्स के पास जो इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर अपने ऑपरेशंस को रन करती हैं. तो सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज सेल्फ सफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कोई भी जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो जब अपने ऑपरेशंस को वर्टिकल वे में कंबाइन करती हैं तो उनका पर्पज होता है कि रॉ मटेरियल को अवेलेबल कराया जाए, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को एंश्योर किया जाए, यानी कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाती हैं. यानी कि जो कंबाइनिंग यूनिट है, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग यूनिट को अपने साथ कंबाइन करती है, वो रॉ मटेरियल के टर्म्स में सेल्फ सफिशिएंट हो जाती है. वो किसी और दूसरे सप्लायर पर डिपेंडेंट नहीं रहती है. जैसे मान लीजिए बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो कोई फर्म है उसके अंदर जो बिस्किट को मैन्युफैक्चर कर रही है, अगर उसको रॉ मटेरियल के तौर पर शुगर को परचेज करना है तो उसके लिए उसको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उन पर्टिकुलर सप्लायर्स पर जो शुगर को एज अ रॉ मटेरियल उसके लिए अवेलेबल करा रहे हैं. लेकिन अगर वो खुद की एक शुगर मिल परचेस कर लेती है या एक शुगर प्रोडक्शन यूनिट के साथ में अपने ऑपरेशंस को कंबाइन कर देती है, तो अब उसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है. वो उस पर्टिकुलर यूनिट से अपने लिए गुड्स को, रॉ मटेरियल को जब चाहे, जितनी क्वांटिटी में चाहे अवेलेबल करा सकती है. तो दैट इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन, दैट इट क्रिएट्स सेल्फ सफिशिएंसी. क्लियर. सेकंड वन इज द रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. सबसे बड़ी बात यह है कि जो रॉ मटेरियल है उसकी रेगुलर सप्लाई एंश्योर हो जाती है. नहीं तो क्या होता है कि अगर सप्लायर के पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है तब तो उसकी अवेलेबिलिटी एंश्योर हो जाती है, लेकिन अगर उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसको आप एंश्योर नहीं कर पाते हो. लेकिन अगर आपके पास खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रही है, तो जब आप चाहो तब उससे उस रॉ मटेरियल को अवेलेबल करा सकते हो. कुल मिला के रॉ मटेरियल की रेगुलर सप्लाई एंश्योर हो पाती है केवल और केवल वर्टिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पर. अदरवाइज कोई चांसेस नहीं रहते हैं और इसकी वजह से ब्रेकडाउन्स भी बने रहते हैं कभी कभी. लेकिन अब क्या होता है, ब्रेकडाउन्स की पॉसिबिलिटीज कंप्लीटली फिनिश हो जाती है क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल की रेगुलर सप्लाई है, जिसकी वजह से आप किसी भी तरीके के इंटरप्शन को फेस नहीं करते हो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, और रेगुलर वे में आपका प्रोडक्शन चलता रहता है, कोई भी रुकावट उसके अंदर नहीं आती है. ओके. थर्ड एडवांटेज इज मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी. क्योंकि अगर आप फिनिश प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको उसी क्वालिटी के रॉ मटेरियल को भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल की सप्लाई अब आपके कंट्रोल में है तो उसकी क्वालिटी भी आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो. जब आप उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को क्वालिटी वे में प्रोड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसकी भी क्वालिटी प्रॉपर वे में मेंटेन हो सकती है. दैट इज द एडवांटेज ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन ओनली. फोर्थ वन इज द लोअर कॉस्ट. क्योंकि पहले आपको क्या करना पड़ता था, रॉ मटेरियल को डिलीवर करने के लिए डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था और उसके लिए उनको कमीशन भी देना पड़ता था आपको. लेकिन अब क्या है, अब आप खुद की प्रोडक्शन यूनिट को फॉलो कर रहे हो तो उसको ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करते हुए और इंटरमीडिएट्स के जो प्रॉफिट है उसको खत्म करते हुए आप अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम कर लेते हो. दैट इज ऑब्वियस. इंटरमीडिएट्स का प्रॉफिट खत्म हो गया और साथ में जो सप्लायर थे उनके जो प्राइजेस थे वो ज्यादा रहते थे. लेकिन अब आप खुद से प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप क्या करते हो, उसको ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करते हो जिससे उसकी भी कॉस्ट आप कंट्रोल कर लेते हो. तो कुल मिला के आपकी जो कॉस्टिंग है रॉ मटेरियल के रेफरेंस में वो कम हो जाती है.
और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? आपके फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट पर पड़ेगा और आपके फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। क्लियर? द फिफ्थ वन इज द एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था, जब कॉस्ट लोअर होती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? जो आपके मिडिल मैन होते हैं उनका एलिमिनेशन हो जाता है। रॉ मटेरियल को आप डिलीवर कर रहे हो, रॉ मटेरियल डिलीवर कर रहे हो तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट्स की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन अब उनको आपको कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ता है। ये एक पहला केस हो गया। दूसरे केस की बात करते हैं, जब आपने फिनिश प्रोडक्ट तैयार कर लिया तो आप उसको कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराते थे, लेकिन उसके लिए आपने डिफरेंट टाइप के कन्वेंशनल चैनल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। तो उसमें जो होलसेलर्स थे, सेमी होलसेलर्स थे या रिटेलर्स थे, उनको आपको कमीशन देना पड़ता था। लेकिन अब आपने क्या करा? आपने खुद के एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन कर लिए। तो उससे क्या हुआ? अब आपको उन इंटरमीडिएट्स को कोई भी कमीशन नहीं देना है, डायरेक्टली आपको उन शोरूम्स पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर देना है। तो ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू ही तो पॉसिबल हुआ कि मिडिलमैन का एलिमिनेशन हुआ और उसकी वजह से आप अपनी कॉस्ट को भी कम करने में कैपेबल हो पाते हो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सबसे बड़ी बात क्या होती है? कस्टमर आपके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ मूव करते चले जाते हैं, क्योंकि जितनी भी सर्विसेज हैं पहले उन पर आप डिपेंडेंट थे, लेकिन अब वो आपके कंट्रोल में है थ्रू वर्टिकल कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आप कस्टमर को अपने तरीके से डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने की पोजीशन में आ जाते हो। ये भी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज द टेक्निकल इकोनॉमीज। टेक्निकल इकोनॉमीज यानी कि कुल मिला के जो टेक्नोलॉजी है उसको आप फॉलो करते हो जब आपके पास कंट्रोल में होता है, हर एक पर्टिकुलर सर्विसेज आपके कंट्रोल में है। आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के थ्रू फॉलो करते हुए खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी ओपन कर ली। जो आपके डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थे, आपने खुद की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉलो कर लिए। जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट्स थी उनको आपने क्या करा? खुद ही प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो कुल मिला के जब आपने वर्टिकल इंटीग्रेशन को कंप्लीटली फॉलो किया तो उसमें आप क्या करते हो? टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी चेंज करते हो और इस तरह से अपने वर्क को फॉलो करते हो जिसमें आपको कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स मिले। तो एक तरीके से आपको टेक्निकल इकोनॉमीज भी मिलती हैं और उसको आप फॉलो कर सकते हो ओनली थ्रू द वर्टिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन। जब आप प्रॉपरली हर एक वे में एक्टिविटीज को रन कर रहे होते हो जो कि आपके कंट्रोल में होती हैं, तो उसके बेसिस पर मार्केट में एक्सपेंड करने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग सारी यूनिट्स को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। उस पोजीशन में आप आ जाते हो थ्रू द वर्टिकल कॉम्बिनेशन। लास्ट वन इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब आप लार्ज स्केल पे, यानी कि आपके जो ऑपरेशंस हैं वो एक लेवल से ऊपर उठ गए हो, तब जाकर आप वर्टिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर सकते हो और उसके बेसिस पर आप मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी को 100% एंश्योर कर सकते हो और उस स्टेबिलिटी का एडवांटेज लेते हुए आप लगातार अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर सकते हो। तो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द वर्टिकल कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल कॉम्बिनेशन। एडवांटेजेस तो काफ़ी कुछ है वर्टिकल कॉम्बिनेशन के, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ पर्टिकुलर डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या है वो डिसएडवांटेजेस? एक बार इनको हम देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज डिफिकल्टी ऑफ वर्टिकल एक्सपेंशन। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो, अगर आप उसके रिलेशन में एक्सपेंड करना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते हो, सपोज करिए, तो क्या होगा? जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसकी भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन यूनिट है उसको भी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सपोर्टिंग यूनिट्स को, यानी कि वर्टिकल यूनिट्स को एक्सपेंड नहीं करोगे, तब तक आप खुद जो मेन यूनिट है उसको भी एक्सपेंड करने की पोजीशन में नहीं आ सकते। तो सबसे बड़ी परेशानी यही आती है किसी भी पर्टिकुलर यूनिट के लिए कि अगर वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहे तो उसके साथ साथ उसको जो उसकी वर्टिकल कंबाइनिंग यूनिट्स हैं उनको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, तब जाकर वो प्रॉपर वे में इस ऑपरेशन को कंप्लीटली फॉलो कर सकती है। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। सेकेंड वन इज द नो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सबसे बड़ी बात क्या है? जैसे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन था, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में एक फर्म दूसरी फर्म से कंबाइन हुई जो एक ही प्लेन में वर्कआउट कर रही थी या जो एक ही टाइप की बिजनेस एक्टिविटी को फॉलो कर रही थी। उन सारी यूनिट से अपने ऑपरेशंस को एक दूसरे के साथ में कंबाइन किया। उससे क्या होता था कि उनके जो ऑपरेशंस थे जो स्मॉल स्केल पर चल रहे थे वो लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो जाते हैं।
और इसकी वजह से उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल जाता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व फर्म्स एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, तो इनका एक दूसरे के जो पर्टिकुलर रेवेन्यू की बात करूं मैं ना, या नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करूं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जितना प्रोडक्शन फर्म पहले कर रही थी उतना ही वर्टिकल कॉम्बिनेशन के बाद भी करेगी, उसको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी आती है, ये तो फायदा मिलता है, लेकिन वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड नहीं कर पाती है। यानी कि जो एक्सपेंशन की पोजीशन है जो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में आती है, वो पोजीशन उसको वर्टिकल कॉम्बिनेशन में नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कोई भी फायदा नहीं ले पाती है, जैसा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में पॉसिबल होता है। क्लियर? थर्ड वन इज द हायर इंटरडिपेंडेंस। सबसे बड़ी बात क्या है कि वर्टिकल कॉम्बिनेशन में जितनी भी कंबाइनिंग यूनिट्स होती है उनकी एक दूसरे पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा होती है। यानी कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में एक पर्टिकुलर कंबाइनिंग यूनिट के ऑपरेशंस अगर फेल हो जाते हैं तो उसकी वजह से सारे के सारे ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा कंप्लीट मशीनरी के अंदर। मान लीजिए कि एक यूनिट ए है, अगर वो अपने ऑपरेशंस उसके ऑपरेशंस में कोई दिक्कत आ जाए तो उसकी वजह से सप्लाई इंटरप्ट होगी, और जो बी यूनिट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी क्योंकि सप्लाई इंटरप्ट हो चुकी है। तो यहां पर एफर्ट्स इस तरह से करने पड़ते हैं जिससे कि डिफरेंट डिफरेंट कंबाइनिंग यूनिट्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो यहां पर कंट्रोलिंग को बहुत हायर लेवल पर फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज ब्रेकडाउन की वजह से अगर किसी भी एक कंपनी में ब्रेकडाउन होता है या किसी भी एक कंबाइनिंग यूनिट में ब्रेकडाउन होता है तो उसका इफेक्ट कंप्लीट सेटअप पर पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज द कॉन्फ्लिक्ट्स। इन पर्टिकुलर फर्म्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि हर पर्टिकुलर जो यूनिट है वो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी के रिलेशन में वर्क कर रही होती है, लेकिन डिपेंडेंट होती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट ये बना रहता है कि हर फर्म अपने अकॉर्डिंग वर्क करना चाहती है, लेकिन उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को फॉलो करने के लिए उसको एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाती है, एज इन द केस इट इज नॉट विद द हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वर्टिकल कॉम्बिनेशन में अलग अलग बिजनेस यूनिट को हैंडल करने के लिए अलग अलग मैनेजमेंट को फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट को लेकर, यानी कि हर फर्म अपने इंटरेस्ट को लेकर ज्यादा सजग रहती है, और उसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट्स के बीच में कभी कभी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज द इनफ्लेक्सिबिलिटी। द कंबाइनिंग यूनिट्स may tend to become inflexible and sometimes it is difficult for them to adjust to business oscillations। यानी कि अगर बिजनेस में उतार चढ़ाव होते हैं तो उन उतार चढ़ाव की वजह से, यानी कि अप एंड डाउन्स की वजह से कभी कभी जो कंबाइनिंग यूनिट्स होती हैं वो इनफ्लेक्सिबल हो जाती हैं, और उनकी इनफ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कभी कभी क्या होता है, जो बिजनेस कंबाइनिंग यूनिट्स है उन सबको एक ग्रेट लॉस हो जाता है। इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन आया या रिसेशन आया तो उस इन्फ्लेशन और रिसेशन के थ्रू कभी कभी कंबाइनिंग यूनिट्स अपनी वर्किंग को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाती हैं या उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है, और उसकी वजह से इनकी इनफ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। क्लियर? बहुत रिजिड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड द लास्ट वन इज द पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ द इंडस्ट्री विच इज वेरी लार्ज इन साइज। वर्टिकल कॉम्बिनेशन केवल और केवल वहां फॉलो किया जा सकता है जहां इंडस्ट्रीज में जो फर्म्स है वो लार्ज साइज पर अवेलेबल होती है। कोई भी स्मॉल साइज फर्म्स इन ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए लार्ज रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, थैंक यू।